Hello dear students and welcome back to my YouTube channel Amit Gupta classes once again and I hope you are enjoying yourself। और फाइनली आज क्लास 12th के CBSE बोर्ड के मैथमेटिक्स का पेपर भी हो गया है। और आज का पेपर जो मुझे अपने स्टूडेंट से मिला है वो मुझे दो सेट्स मिले हुए हैं। एक सेट 1 ठीक है जिसका कोड है 6521 ठीक है, और एक हमें मिला है सेट 2। और इन दोनों क्वेश्चंस में आज हम क्वेश्चंस को लेकर रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि पेपर कैसा रहा। और जैसे ही मुझे सेट 3 मिलता है उन तीनों सेट का मैं आप लोगों को सोल्यूशन आज प्रोवाइड करा दूंगा ठीक है। तो आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर लेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सभी MCQs क्वेश्चन सेट 1 और सेट 2 के। तो जितने भी स्टूडेंट्स का पेपर आज कंप्लीट हो गया है, मैथमेटिक्स क्लास 12th में लिया था और उनका पेपर आज था और उन्होंने पेपर दे दिया है, तो वो इस वीडियो में देख लेंगे और अपना अपना आंसर मैच कर लेंगे। और मुझे कमेंट के थ्रू बताएं कि आपका 20 में से आउट ऑफ कितने क्वेश्चन सही गए हैं ठीक है। सभी क्वेश्चंस का मैं आपको डिटेल्स में सोल्यूशन दूंगा और प्रूफ रहेगा ठीक है। यानी 100% आपका आंसर आपको मैच करवाने वाला हूं मैं इस बार। तो इस वीडियोस में आप बने रहें और वीडियोस को पूरा देखें ताकि आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर लें। और सारे MCQs में से यानी 20 MCQs में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं इसके बारे में आप मुझे कमेंट के थ्रू बताएंगे। साथ ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज के पेपर का जो सेट 1, सेट 2 या सेट 3 जो भी आपका सेट था उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आए, कौन सा सेट आपका इस बार टफ रहा, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है। तो आप इस वीडियो में चलिए पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं और जिनका पेपर कोड पहले 6521 यानी सेट 1 है वो इस वीडियो में देख लें और अपने अपने आंसर को मैच कर लें। हालांकि मैंने देखा है कि कुछ पेपर सेट 1, सेट 2 और सेट 3 में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सेम मिलेंगे ठीक है। तो डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे तो आप लोग अगर सेम आंसर है तो उसको आप लोग मैच करते चलिएगा ठीक है। और बाकी जो सेकंड वीडियोस में बनेगा उसका सेट 2 का भी वीडियो बना दिया जाएगा तो आप लोग उससे भी मैच कर सकते हैं। चलिए पहले सेट 1 में डिस्कस करते हैं हम लोग और हम सेट 2 के पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सेट 1 में कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे आए थे और कैसे कैसे आप लोगों ने उसको सॉल्व किया होगा ठीक है। चलिए पेपर ओवरऑल आपको देखने को 38 क्वेश्चंस आपके पूरा ओवरऑल आए। 5 सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड हुआ है जैसा कि आपको दिख रहा होगा ठीक है। तो आप लोगों ने इसको देखा होगा और अच्छे से इसको डिटेल्स में पढ़ लिया होगा इंस्ट्रक्शन। और मैं इसका इंग्लिश वर्जन ले रहा हूं। अगर आप किसी बच्चों को हिंदी में अगर लिखा होगा तो हिंदी बगल में आपका है तो उसको आप मैच करते रहिएगा ठीक है। सबसे पहले दिया गया है कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर A ऑन सेट B, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब कैसे होगा? तो मान लीजिए आपका कोई सेट वेक्टर A है और ये कोई वेक्टर B है और इसका हमको प्रोजेक्शन वेक्टर करना है। तो एक नॉर्मल लाइन जो होती है वो इसका जो यूनिट वेक्टर बनाता है बी वेक्टर का, वो आपका इसका जो होता है वो प्रोजेक्शन वेक्टर कहलाएगा। तो इसका जो यूनिट वेक्टर है यहां से यहां तक का ठीक है बी का ठीक है। तो किसी भी जो परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ करोगे तो जो इसका यूनिट वेक्टर आपका होता है बी का, जो वेक्टर बी का, वो इसके ए वेक्टर से जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो एक प्रोजेक्शन वेक्टर बन जाता है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर मान लीजिए R इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी यूनिट वेक्टर ठीक है। तो इसका जब फार्मूला आप निकालोगे तो बन जाएगा ए वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर बी का फार्मूला होता है वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा। वही कहा गया है द फंक्शन x² - 4x + 6 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो किस इंटरवल में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा? इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए आपको पता है कि डेरिवेटिव जो होता है इस फंक्शन का वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ठीक है। तो इंक्रीजिंग के निकाल लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव जो करेंगे तो 2x और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -4 और ये इसका 0 हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव dy/dx जो हो गया उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के इक्वल करिए। तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 4 तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ठीक है। तो ये कंडीशन हमको मिल जाएगी। इसका मतलब 2 से बड़ा और कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो यानी आपका हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। और हमें पता है कि जब यहाँ पर इक्वल लगा होता है तो यहाँ क्लोज इंटरवल लग जाएगा और हमेशा आपका इन्फिनिटी की ओर ओपन इंटरवल लगता है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है। पेपर
अगर देखा जाए तो सेट 1 में अभी 2 क्वेश्चंस तो आपको इजी लग रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में आपके अगर फार्मूले आपने तैयार कर लिए होंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चंस को कर सकते थे। आइए सीधे प्रॉपर्टी दे दिया है डिफरेंट इंटीग्रेशन का कि अगर f फंक्शन ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कब होता है? ये तब होता है बच्चों जब कोई आपका फंक्शन इन्फिनिटी 0 से 2a अगर कोई एफ एक्स है और ये किसके इक्वल हो जाए, यहां से 2 आगे आ जाएगा और बन जाएगा फंक्शन a टू 0 f ऑफ x dx, ठीक है। तो ये अगर कंडीशंस होता है तो इस वैल्यू को इस तरीके से लिख सकते हैं और ऐसा फार्मूले में कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि ए कोई मैट्रिक्स है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन 2x प्लस वाई, ठीक है, यानी ए कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि जब कोई ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स आपका गिवन है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो 1 12 4y, ये आ जाएगा 6x 5 और ये आ जाएगा 6x 5 2x। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो 8x 4 और ये 6, ठीक है। तो ये A ट्रांसपोज आ गया और ये A आ गया। अब उसने कहा है 2x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जानते हो 6x यानी A12 का A12 एलिमेंट से कंपेयर कराओगे तो 6x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, और जब x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा तो तुम्हें पता है कि इन दोनों को जो हम कंपेयर कराएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो इसको जब कंपेयर कराओगे तो 8x इज इक्वल टू 4y आएगा कि नहीं आएगा? तो 8x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो 8x की वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो 16 इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 4 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया, पूछा क्या है? 2x प्लस वाई, तो 2 वैल्यू यहां रखोगे, 2 2 जा 4 और 4 8, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी का 4 ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से 4 क्वेश्चंस आपके हो गए। आशा करते हैं आप लोगों का चारों क्वेश्चन सही होगा और आपने अच्छे से इसको मिला लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। ओवरऑल अभी तक क्वेश्चन जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये चारों क्वेश्चंस अभी तक तो इजी दिख रहे हैं कि एक तो फार्मूले पे आ गया डिफरेंट इंटीग्रेशन का, और बाकी ये तीनों तो आसान थे, केवल आपको फार्मूला लर्न होता तो आराम से इसको कर लेते। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब यहाँ दिया गया y कोई फंक्शन है साइन इनवर्स x का, और ये कंडीशन दिया गया x की वैल्यू के लिए, तो रेंज क्या हो जाएगा? अच्छा, साइन इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, ठीक है, ये होता है। लेकिन उसने कहां तक रेंज दिया है? -1 से 0 तक, ठीक है। तो 0 तक यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 तक जा सकता है और रेंज जो हो सकता है -1 से कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन आपको दिखेगा, अगर माइनस साइन इनवर्स -π/2 रख दोगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है, और से कहां तक जाएगा आपका? 0 तक। तो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो -π/2 से 0 इसका राइट आंसर होगा, और ये दोनों ही क्लोज इंटरवल में रहेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स का रेंज एक्चुअल में होता है वो -π/2 से π/2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0 तक दिया गया है तो इसलिए आपका रेंज यहां तक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये ऑप्शन नंबर 5 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, आप इसको मैच कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लाइन मेक्स एन एंगल दिस एंड दिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x y एंड z एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा π/3 प्लस माइनस। क्यों आएगा? आपको पता है कि L, M और N जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, यानी L जो होता है वो cos अल्फा के इक्वल होता है, M जो होता है वो cos बीटा के इक्वल होता है, N जो होता है वो cos गामा के इक्वल होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस का एक रिलेशन होता है L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। तो इसी पर आपको वैल्यू रख देना है। तो cos, इसको cos अल्फा बोलते हैं, तो cos अल्फा की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। तो cos 3π/4 का अल्फा का मतलब होता है आपका 155, यानी 135 की वैल्यू cos में होती है -1/√2, तो -1/√2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1/2, ठीक है। cos π/3 का मान भी 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 यानी 1/4, ठीक है, और प्लस N² यानी आपको थीटा दिया हुआ है, तो थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इस सबको उधर ले जाओगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि पूरा माइनस यहाँ दोनों जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया।
तो 1 माइनस इसका हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 और 1 3, 3/4। इसको जब सॉल्व करोगे तो जाएगा 1/4। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, और 1/2 कॉस में होता है π/3 का, तो इसीलिए प्लस माइनस π/3 इसका राइट आंसर होगा। आप लोगों ने इसको मैच कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कि ये थीटा की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है कॉस में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ दिया गया E एंड F आर टू इवेंट सच दैट PE ग्रेटर देन 0 एंड PF नॉट इक्वल टू 1। तो PE कॉम्प्लीमेंट अपॉन F कॉम्प्लीमेंट, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अगर आप लगाइए तो फार्मूला होता है PE कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है PE कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट अपॉन PF कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि इस वाला फार्मूला ऐसा कोई ऑप्शन दिख तो है नहीं रहा है, तो इस पर अब ये आपका कहीं ना कहीं डिमॉर्गन्स लॉ लगा रहा है। तो डिमॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, सिंस क्या पता है आपको, A इंटर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसकी जगह पे जैसे ये लिखा हुआ है तो ये होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी इतने के इक्वल आ जाएगी, तो जाएगा PE कॉम्प्लीमेंट अपॉन F कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू PE यूनियन F का कॉम्प्लीमेंट अपॉन PF कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ F कॉम्प्लीमेंट। अब तो पता है कि कॉम्प्लीमेंट इवेंट्स का जो वैल्यू होता है वो 1 माइनस हैपन इवेंट्स, यानी आपका कहीं ना कहीं फार्मूला है जो बन जाएगा E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट, E यूनियन F का होल कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1 माइनस PE यूनियन F। ठीक है, तो इसकी जगह पे ये रख दीजिएगा। ठीक है, ये इसकी जगह पे ये रख दिया और अपना PE कॉम्प्लीमेंट, और ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा। तो आप इसको मैच कर सकते हैं 7 का ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो नल मैट्रिक्स होता है बच्चों वो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों होता है। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब हो गया A इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉम्प्लीमेंट A। ठीक है, तो अगर नल मैट्रिक्स है तो ऐसे कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 0 में, तभी आपको हमेशा A इज इक्वल टू माइनस A कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ऐसे सिमेट्रिक के लिए A इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो हर कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सकता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। कोई भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, तो इसका एक कंडीशन होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस। तो क्या फार्मूला होता है कि जब इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए किसी वेक्टर के, ठीक है, किसी पॉइंट से पास हो रहा हो, मान लो इस वेक्टर में ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी वेक्टर से कोई इक्वेशन ऑफ लाइन जो है इसके पैरेलल है इस वेक्टर के और इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू आपकी होती है यूं कहते हैं हम लोग x1 प्लस AT y इज इक्वल टू y1 प्लस BT और z इज इक्वल टू z1 प्लस CT। इस वाले फार्मूले पे अप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो x1 कहां से मिलेगा, x1 इसमें मिलेगा, तो x1 की वैल्यू है 4, A की वैल्यू है 3, तो प्लस 3t और इक्वल टू y1 की वैल्यू है -3 और B की वैल्यू है 1 और t की वैल्यू तो इसमें आएगा t, तो यह आ जाएगा t-3। अच्छा, z की वैल्यू है आपकी -7 और C की वैल्यू है आपकी 2, तो 7 प्लस 2t। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में आ रहा है तो ऐसा ऑप्शन में आपको C ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन बन जाता है इस कंडीशंस में। तो याद रखिएगा हमेशा, मान लीजिए कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ वेक्टर, अगर कोई वेक्टर दिया गया है R या कोई भी वेक्टर मान लो दिया है, उसमें A B C ढूंढ लीजिएगा और कोई जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसमें वो x1 y1 और z1 कहलाएगा। तो इसमें x1 y1 z1 मिल जाएगा, यहाँ से A B C मिल जाएगा और इस फार्मूले पे पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों फार्मूले याद कर लीजिएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशंस के फार्मूले होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, अब इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपके अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं सभी ऑप्शन सही हों और आप इस बार फुल मार्क्स लेकर आए। एमसीक्यूज में कम से कम 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, तो कम से कम आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन में सही हो जाए। कह रहा है कि 4 फ्रेंड्स अभय, बीना, छाया एंड देवेश वर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई 4 वेक्टर ऑफ AB प्रोडक्ट प्लस 3 इंटू
ए बी प्लस बी ए माइनस 4BA वेयर ए एंड बी आर बोथ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, यहाँ मैट्रिक्स सेम नहीं है, ऑर्डर सेम है, 2x2 के मैट्रिक्स हैं। और यहाँ कंडीशन दिया है कि ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के इक्वल नहीं है, ना बी आई के इक्वल, यानी ये तीनों कंडीशन नहीं रह सकते कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लो ए और बी को सॉल्व करने लग जाओ ना, और ए इनवर्स बी के इक्वल भी नहीं है, ये सारे कंडीशन दिए गए हैं। तो क्या होगा इसमें ऑप्शन, तो देयर इज आंसर। तो इसको जब सॉल्व करोगे आपको तो 4AB प्लस इसको मल्टीप्लाई करो 3AB प्लस 3BA माइनस 4BA। तो आपको पता है कि जब इस तरह के मैट्रिक्स में हो जाए कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो यानी ए बी और बी ए इक्वल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ए बी को ए बी में जोड़ेंगे और बी ए को बी ए से, तो ये आ जाएगा 7AB और ये 3BA माइनस 4BA से घटेगा तो माइनस बी ए। तो 7AB माइनस बी ए, ऐसा ऑप्शन बीना के द्वारा दिया गया, तो बीना ठीक है इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो उसने आंसर सही दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वैल्यू है, तो इसके बारे में आपको देख बताया गया और पढ़ाया गया होगा क्लास में, और बहुत सारा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर विद शुगर एट द रेट ऑफ इतने सेंटीमीटर क्यूब, यानी डी रेट में हो चेंज हो रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में, सेकंड के रेस्पेक्ट में। तो डीवी बाई डी टी दे रखा है कितना, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हमें करना है द रेट एट विच द हाइट ऑफ शुगर इनसाइड द टैंक इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो हाइट के रेस्पेक्ट में चेंज करना है, यानी डीएच बाई डी टी हमको निकालना है। ठीक है, तो डीएच बाई डी टी निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसको टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो डीवी बाई डी एच डी टी, और यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एच का हो जाएगा डी एच बाई डी टी। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 100 पाई, और ये पाई आर की वैल्यू 10 दे रखी है, 10 का स्क्वायर 100 और इंटू डी एच बाई डी टी। ये पूरा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में, तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 100 अपॉन 100, यानी कैंसिल हो जाए, खाली 1 बचेगा। तो आपका हाइट का जो किस रेस्पेक्ट में चेंज होगा, 1 सेंटीमीटर सेकंड पर सेकंड चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्वेश्चन था, आप लोग इसको मैच कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कहा गया है लेट पी एंड क्यू बी 2 यूनिट वेक्टर्स ऑफ एंड अल्फा विद द एंगल बिटवीन देम, देन P प्लस Q वेक्टर विल बी अ यूनिट वेक्टर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ A। ठीक है, तो P को यूनिट वेक्टर है, तो P का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ Q भी क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, और यहां दे रखा है कि इसका भी यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर 1। ठीक है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि A प्लस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है A स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, एंगल के रूप में फॉर्मूला लगा दिया। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 दे रखा है तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1, और प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 हो जाएगा, इंटू 1 तो 1 बन जाएगा, 2 केवल बचेगा, और कॉस थीटा। ठीक है, 2 इधर आ पहले, अब ये ना जोड़ देना कि 2 1 3 1 4 ना, ये 2 जो है ये कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में है, तो केवल ये दोनों 2 जुड़ के इधर घट जाएंगे, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो यहाँ -1 और यहाँ के अपाउंट में हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, और ये -1/2 कॉस में होता है 2 पाई/3 का वैल्यू। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके से 12 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस, पासिंग थ्रू विच ऑफ दीज फॉलोइंग। ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए, तो अभी जस्ट इस तरह के क्वेश्चन हमने कहीं किए हैं, पीछे देखिए इस तरह का क्वेश्चन देखिए ये दिया गया है, तो इसी वाले फॉर्मूले पे अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें किसका पूछा है वैल्यू, इसमें पूछा है कि द लाइन दिस दिस एंड दिस पासिंग थ्रू विच ऑफ दिस फॉलोइंग पॉइंट्स, तो किस पॉइंट से पास हो रहा था। तो पॉइंट्स क्या माने जो पास हो रहा था वो होता था x1 y1 और z1 होता है। तो x1 y1 z1 निकाल लीजिए, वो हमेशा किसके साथ होता है, वो अलग होता है। ठीक है, और जो t के साथ में होता है वो a b c की वैल्यू होती है। तो x1 y1 z1 कितना आ जाएगा, 1 x1 की वैल्यू, ठीक है, y1 की वैल्यू -5, z की वैल्यू -6।
ठीक है, तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 13 का सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके 13 क्वेश्चंस हो गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें तो इसमें कह रहा है कि ए डिनोट द सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एंड बी डिनोट द डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द करेक्ट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको लगा दिया है। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो सारे डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होंगे वो कंटिन्यूअस फंक्शन में कंसिस्ट करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसमें सही वेन डायग्राम दे रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 की वही बात करें तो क्वेश्चन 15 में कह रहा है द एरिया रीसेडेड रीजन बाय द रिप्रेजेंट बाय द कर्व दिस एंड x 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2 एंड y एक्सिस। तो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो इस पर आप क्या डालोगे? स्ट्रिप डालोगे, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो यहां पर जो इसका ब्रेथ होगा वो dy के रेस्पेक्ट में होगा, और जो इसका लेंथ होगा वो x के रेस्पेक्ट में जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, तो यहां से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट y। तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से 4, और यह आ जाएगा x, और यहां आपका आ जाएगा dy। तो x की वैल्यू पुट कर दोगे तो इंटीग्रेशन 4 से 0 अंडर रूट y dy। अब ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका सही आंसर है, अब इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, आइए। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स x एंड y, द प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग x एंड y रिप्रेजेंट बाय द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू दिस, where x and y are the number of units x and y are sold, which of these following statement is correct। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एंड x एंड y। ये सेलिंग प्रॉफिट अर्न बाय, यानी ये जितनी प्रॉफिट अर्न हुई है उसके चीजों को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऐसा ऑप्शन में कहीं लिखा है द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेलिंग x एंड y। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर है, कि इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो इसका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है इफ a एंड b आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, यहाँ केवल ऑर्डर m दे रखा है। ठीक है, तो m ऑर्डर मान लेते हैं कि दोनों का ऑर्डर सेम है, सच दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर सेम है, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, लेकिन यहाँ इक्वल की बात कहीं नहीं हुई है। तो इक्वल की बात नहीं हुई है, तो इसलिए इसमें a b नॉट इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, लेकिन एक सेकेंड, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात किया गया है, तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है, ठीक है, जब उसका ऑर्डर आपका सेम हो जाए, और ऑर्डर सेम हो जाएगा तो एलिमेंट भी सेम ही होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में जो होता है वो ए बी इज इक्वल टू बी ए को कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात सही है। जब नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता है, वो डिफरेंट ऑर्डर का होता है, तब वहां आपका कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस कंडीशन पे हम सब सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, इसको करोगे तो प्लस ए बी, इसको करोगे तो माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी है, यहां भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 0 बचेगा, तो 0 इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, और बी ए जब इधर लाओगे तो बन जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, जो ये ऑप्शन यही दे रहा है, और यही इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, P ऑर्डर को, Q डिग्री को। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसमें P माइनस Q क्या होगा? तो भैया पहले इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? पता है कि x पावर n का डेरिवेटिव होता है nx पावर n माइनस 1, तो इसी कंडीशन पे लगा दो, 3 आगे आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? इस डेरिवेटिव में एक पावर कम हो जाएगा, तो स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 3d2y अपॉन dx स्क्वायर, और इसका पावर कितना बचा अब? 1।
तो डिग्री ऑर्डर तो आ गया आपका 2, डिग्री आ गया आपका 1 और इसका ऑर्डर का रिप्रेजेंट किया था P से, डिग्री है Q से, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा 2 - 1 = 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक सभी क्वेश्चंस आपने मैच किए होंगे और लगभग सभी क्वेश्चंस आपके अधिकतर क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। आप मुझे इसका सही आंसर और बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही गया है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, पेपर ठीक है आपका हुआ है, पेपर खत्म भी हो गया है, तो जैसा भी होगा आप उसको पेशेंस रखिए, ठीक है। और बहुत अच्छा हुआ होगा पेपर, तो ज्यादा आपको इसमें ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। अभी आपका इंग्लिश का पेपर बचा हुआ है, हिंदी का भी बचा हुआ है, कंप्यूटर बचा हुआ है, तो आप उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। चलिए अब 2 क्वेश्चन जो बचा वो है आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपको देखा होगा कि आपका 10th में जो आपने दिया होगा तब भी आया हुआ था, ठीक है। और ये इस बार भी क्लास 12 में आया हुआ है। तो पहला असर्शन कह रहा है कि यार डायगोनल मैट्रिक्स 3, 5, 2 इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। नहीं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिनका जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 3, 5, 2, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, यानी असर्शन तो हो गया फॉल्स। अब रीजन क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स आर इक्वल। बिल्कुल सही जाता है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, यानी जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बाकी सब 0 हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो और नॉन जीरो हो, ठीक है। तो ये सही है और ये गलत है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी में है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। 20 का एवरी पॉइंट ऑन द फिजिबल रीजन इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। नो, ये गलत जवाब है। ऑप्टिमल सॉल्यूशंस के लिए 1 या मोर देन 1 कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, ना कि आपका हर एक पॉइंट हो जाएगा। जो कॉर्नर पॉइंट्स के पॉइंट्स होते हैं उन सभी को हम उसका फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो असर्शन तो हो गया गलत। और रीजन में देखो, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट ओनली एट 1 और मोर कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, और ये गलत है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन 1 से लेके 20 तक के आपके सभी आंसर्स आप लोग मैच कर लीजिएगा। टिक कर दिया है मैंने, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका भी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप लोग अपना अपना आंसर मैच कर लीजिए, इसलिए टिक कर दिया है हर एक पॉइंट्स पर, ठीक है। अच्छा, अब इतने क्वेश्चंस में कोई भी समस्या आपको आती है 1 से लेकर 20 तक के एमसीक्यूज में, कोई भी समस्या है, कैसे भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। और जिनका आंसर जितना भी सही गया होगा मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपका कैसा गया पेपर। और इस तरीके से अभी देखा जाए तो सेट 1 पेपर हम ये कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। इजी टू मॉडरेट कहेंगे, हार्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस इजी ज्यादा थे, हाँ 4-5 क्वेश्चन इसमें देखने हैं जो आपको लगता है कि हाँ इसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ता, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी नहीं होंगे, तो इसको रेफरेंस से ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको इजी टू मॉडरेट में लेके चलते हैं सेट 1 पेपर को, और इस बेस्ट क्वेश्चन को मैंने लगवा दिया है। अब जो आगे के पार्ट है, क्वेश्चन सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी और ई, इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रोवाइड कराएंगे, इसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप लोग सेट 1 के जितने भी स्टूडेंट्स जिनको मिला था वो सभी लोग अपना आंसर मैच करें और मुझे बताएं कमेंट के थ्रू कितना कितना आंसर आपका सही गया है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसी पेपर के, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।